हेलो दोस्तों, मैं रविरंजन कुमार आप सबों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ संधि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि देखिए, पहले आते हैं परिभाषा पे। परिभाषा क्या है? वर्णानाम परस्पर विकृतिमता संधानम संधि, यानी कि वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। अब आइए विकृति, इसमें जो विकृति विकार सहित जो समझे हैं उसका मीनिंग क्या है? तो विकृति का मतलब होता है वर्ण परिवर्तन। कोई भी वर्ण है वो परिवर्तन कैसे हो रहा है उसको देखना है। तो देखते हैं आगे। इसका प्रॉपर जो मीनिंग है उसको हिंदी में भी जानते हैं, क्या कहते हैं इसको। तो दो वर्णों के मिल से जो विकार मतलब कि परिवर्तन जो होता है उस शब्द में, वर्ण में, तो उसको कहते हैं संधि। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, रामा धन ईसा रमेशा, इसमें जो विकार हुआ है, परिवर्तन हो गया है, अ और ई मिलके ए हो गया है, यानी कि रमेश बन गया है। देख सकते हैं दोस्तों, आ है जैसे रमा है, तो रमा में रम प्लस आ जुड़ा हुआ है, तो आ यहाँ आ गया, और इसका ई है तो ई यहाँ आ गया, और ये दोनों को जब संयोग होता है तो ए हो जाता है। तो क्या बनता है? रामा धन इस रामेशा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे दूसरा, कि जब संधि हो रहा है, जैसे कि दोस्तों जानते हैं समाज में भी, जैसे किसी का अगर शादी होता है तो दो परिवारों का संयोग होता है। उसी तरह अगर तलाक होता है तो क्या होता है? दो परिवारों का वियोग होता है, अलग अलग सेपरेट होते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे जब दो वर्णों का विच्छेद मतलब अलग अलग होना हो तो उसको संधि विच्छेद करते हैं, मतलब मिलना, उसके बाद अलग हो जाना। तो देखते हैं, संधि युक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। जैसे गणेशा, अब गणेश को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, देखते हैं। गण धन ईशा, गणेशा हो गया। उसके बाद आगे विद्यार्थी, विद्यार्थी का ये शब्द कॉमनली आप लोग जानते ही हैं, सब यूज करने वाले ही शब्द को मैंने लिया है। तो विद्यार्थी, विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी हो गया। आगे देखिए, अब संस्कृत में क्या है कि तीन प्रकार के संधि है। तीन प्रकार के संधि वो कौन कौन सा है? एक स्वर संधि हो गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब समझते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। जब आप महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे तो उसमें यच प्रत्यय होगा, उसमें पूरे स्वर आते हैं, तो इसीलिए इसको अच अच संधि भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि स्वर संधि में एक स्वर और दूसरा स्वर दोनों आपस में संयोग करके जुड़ता है, तो इसलिए इसको स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वरों के निकट आने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे में क्या है, कवि धन इंद्र, कविंद्र हो गया। अब इसमें क्या क्या जुड़ा है देखिए, कवि का ई और इंद्र का ई, दोनों छोटी ई मिलके बड़ी ई हो गया है। यानी कि जैसे कि आप सोच सकते थे यहाँ पे हिरसिन है, दीर्घिन क्यों हुआ? क्योंकि दीर्घ हो गया है, इसलिए यहाँ पे दीर्घिन हो गया है। तो कवि धन इंद्र कविंद्र हो गया है। उसी तरह यहाँ पे नर धन ईशा, नरेशा हो गया। इसमें क्या हुआ है? नर में अ है और छुपा हुआ है अ, और इसमें ई पता ही चल रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा? अ प्लस ई मिल के ए हो जा रहा है, तो नर धन ईशा नरेशा हो जा रहा है। उसके बाद देखते हैं कि इसके स्वर संधि का फर्दर कितने प्रकार से क्या होता है। तो देखिए, संस्कृत में स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो है पहला आपका दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, पुरुरूप संधि है, पररूप संधि है, प्रकृति भाव संधि है। तो अब चलते हैं दीर्घ संधि के। अब दीर्घ संधि में देखते हैं सूत्र क्या कह रहा है। तो सूत्र कह रहा है अकः स्वर्ण दीर्घ। यहाँ अक एक प्रत्याहार है, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएगा? अ ई उ री और ली, मतलब ये क्या कह रहा है, अब पढ़ते हैं पूरा, प्रत्याहार के बारे में जानेंगे और क्या कह रहा है। अक, यदि अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण मतलब समान वर्ग उसी के जैसा आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं, दीर्घ हो जाता है। इसको डिटेल में समझिए। कह रहा है कि हर्ष या दीर्घ मतलब अ ई उ री के बाद यदि हर्ष या दीर्घ अ ई उ री आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ और री हो जाते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि यह तो अ हो, ई हो, उ हो,
री हो, इन चारों में से इसका अगर अ का दीर्घ होता है आ होता है, उसी तरह ई का बड़ी ई हो जाता है, ऊ का बड़ी ऊ, री का बड़ी री हो जाता है। तो अगर ये इसका ह्रस्व हो या दीर्घ हो, ये चारों का ह्रस्व या दीर्घ हो, उसके बाद फिर इसी का समान स्वर ह्रस्व व दीर्घ आ जाए तो दोनों मिलकर फाइनली दीर्घ ही हो जाता है। कैसे होता है देखते हैं। जैसे में धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ, इसमें क्या हुआ है कि अ है, इसका जो धर्म में अ छुपा हुआ है उसका अ है, अर्थ में भी अ है, आ हो गया है। उसी तरह हिमालय में देखिए, हिम धन आल्य, हिमालय, तो इसमें हिम में जो है ना अ है, उसके बाद आल्य में आ है, और दोनों मिलके जैसे पहले का ह्रस्व ही दूसरा का दीर्घ हो गया है, फाइनली दीर्घ हो गया है। उसी तरह तीसरे एग्जाम्पल में क्या है कि गिरी धन ईशा, गिरीशा, मतलब गिरी का छोटा ई और ईश का बड़ा ई, दोनों फाइनली ये ग्रीस में बड़ी हो जाता है, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो, फिर उसके बाद ह्रस्व या दीर्घ हो, फाइनली दीर्घ ही होता है, तो इसलिए ये दीर्घ हो जा रहा है। अब चौथा एग्जाम्पल में कटु उष्णानी, कटु धन उष्णानी, कटु उष्णानी। अब इसमें क्या है कि कटु का छोटी ऊ है, उसके बाद उष्णानी में भी छोटी ऊ है, और दोनों ह्रस्व मिलकर दीर्घ हो गया है, तो बड़ी ऊ हो गई है, तो कटु में लग गया है उष्णानी। उसके बाद है पांचवा एग्जाम्पल, पितृ जो ऋणम, मतलब पितृधन ऋणम, इसी को जोड़ बोल दिया जाता है हिंदी में, लेकिन संस्कृत में आप धन ही बोलिएगा। पितृधन ऋणम, पितृणम, इसमें क्या है कि पितृ में री है और ऋणम में भी री है, दोनों मिलके बड़ी री हो गई है, दीर्घ री। उसके बाद चलिए एग्जाम्पल समझ गए हम लोग कि क्या होता है गुण संधि, दूसरा स्वर संधि है गुण संधि। तो गुण संधि का क्या सूत्र है, आद गुणा। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, आद गुणा सूत्र क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद एक प्रत्यय आ जाए तो क्रमशः ई ओ आर अल हो जाता है। अब एक प्रत्यय में क्या क्या आता है, तो एक प्रत्यय में आपका ई आ जाता है, ऊ आ जाता है। ई की जगह पे कौन कौन ई आएगा, छोटी ई भी आएगा और दीर्घ ई, मतलब बड़ी छोटी दोनों। उसके बाद उसी तरह छोटी ऊ और बड़ी ऊ, उसके बाद री, री ही आएगा, उसके बाद री आ जाएगा। तो इस सूत्र में क्या कह रहा है कि यदि अ या आ के बाद री आए, ऊ आए, री आए और री आए, अगर ये है और इसके बाद ये आ गया तो क्या होगा, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। उसी तरह अगर ये है अ या आ है, उसके बाद बड़ी ऊ या छोटी ऊ आ जाए तो ओ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या है, अ या आ के बाद ये री आ जाए, मान लो री आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और ये अ या आ के बाद क्या हो जाएगा, लिड़ी आ जाएगा, तो उसका अल हो जाएगा। यही क्रमशः करके बताया है। देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे बताया गया है। जैसे में है सुर धन इंद्रा, सुरेंद्र, इसमें विसर्ग छूट गया है, सुरेंद्र। इसमें क्या है कि सुर, इसका अ है, इंद्र का ई है। अब दोनों मिला है क्या है, देखिए यहाँ का अ हो गया, यहाँ का ई हो गया, ए हो गया ना, तो यहाँ ए हो गया है, इसलिए सुरेंद्र ऊपर चल गया है। उसके बाद महा जो ईश्वर, महेश्वरा, तो महा का आ हो गया और ईश्वर का ई हो गया, और ये जो आ है यहाँ का और ये ई है यहाँ का मिल के ए हो जा रहा है, तो इसलिए महेश्वर। उसके बाद चंद्र धन उदय, चंद्र उदय है, तो चंद्र उदय में क्या है, चंद्र में अ है, धन उदय का ऊ है, और दोनों मिलकर चंद्र उदय ऊ हो गया है। यहाँ अ या अ है, उसके बाद फिर ऊ है, तो फाइनली ओ हो जा रहा है, तो इसलिए चंद्र उदय हो गया है। उसके बाद आते हैं चौथे एग्जाम्पल, देवधन ऋषि, देवर्षि। अब देवर्षि किसको बोला जाता है, नारद भगवान को बोला जाता है, लेकिन उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ इसको देखते हैं संधि को। देवधन ऋषि, देवर्षि हुआ है, देव का क्या है, अ है, देव में आ छुपा है ना, उसके बाद धन, ऋषि का री हो गया, तो हम क्या यहाँ पढ़े थे, अ या आ हो, तो यहाँ क्या है, अ है, उसके बाद क्या पढ़े थे, री है, री आ जा रहा है, तो री का कहाँ है, अड़ है ना, अर हो जाता है, तो क्या हो गया, री धन अ धन री, अर हो गया, तो क्या हो गया, देव लिख देंगे। उसके बाद इसका जो अ है देव का देव में ही रह जाएगा, री का र जो है वहाँ यहाँ पे चढ़ जाएगा, ये री की जगह पर र हो जाएगा, तो रेफ के
में आ जाएगा। उसके बाद 5वां एग्जाम्पल है तव जो लिरिकार तलवकारा। अब तव का अ है और लिरिकार का लिरी है। अब तक क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अ या अ है, उसके बाद आपको आ जा रहा है ये लिरी, क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो अल होगा ना, तो तव है, तब यहाँ हो गया। अब लिरिकार के जगह पर अ तो इसी में छुपा रह गया, और लिरिकार के जगह पे क्या होगा, लिरी की जगह पर आपका ल हो जाएगा, अल है ना, तो अ तो इसमें आ गया और ल बच रहा है, आधा ल है, छोटा एरेफ यहाँ पर हलंत लग गया, इसका मतलब आधा ल है, तो यहाँ पे ल लग गया ये, तो क्या होगा, तलवकारा हो गया। इस तरह हम लोग गुण संधि भी समझ लिए।